Please start. Okay, Assalamu alaikum everyone. This is me, Dr. Gania, and I'll be taking your endocrinology lecture today. And first of all, welcome everyone. And let's start the lecture now. Okay, so in this lecture, we'll be discussing. Firstly, we will have a small, brief introduction about what is endocrinology and how does it work. Okay, and then one by one, हम सब hormones को discuss करेंगे, उनकी physiology और pathology. Okay, so coming to the introduction. So what is endocrinology? Endocrine system basically तीन चीज़ें होती हैं, स्टेजेस होती हैं हमारी बॉडी में जिनके ऊपर वो वर्क करता है, ठीक है? जिनके साथ मिलके वो वर्क करता है, ओके? सो इसका जो सेंटर है बेसिकली वो ब्रेन है और ब्रेन सिग्नल्स देता है हमारी बॉडी के अंदर थ्रू हॉर्मोन्स, ठीक है? वो हमारे ब्लड में जो प्रेज़ेंट होते हैं। इट्स नो नर्व्स, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, बट सिग्नल्स आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हॉर्मोन्स से आ रहे हैं। अब हॉर्मोन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, बट स्पेसिफिक हॉर्मोन्स स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ब्रेन से निकलते हैं और वो स्पेसिफिक मतलब ऑर्गन एंड ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं और वहाँ से भी अगेन डिफरेंट हॉर्मोन्स निकलते हैं और वो मतलब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दिस इज एंडोक्राइनोलॉजी एंड दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड इसके जो बेसिकली एक्सेस है, बेसिकली एक एक्सेस हर एंड ऑर्गन के साथ अलग एक्सेस होता है, ठीक है? और हर एक्सेस के 3 मेजर सेंटर्स होते हैं या आप कह लें पार्ट्स होते हैं, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास आ जाता है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ये समझ आ जाएगी तो हम वन बाय वन बड़े ईज़िली हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इट्स कंस्टिट्यूट्स ऑफ हाइपोथैलेमस फर्स्टली, फर्स्ट ऑर्डर, फिर आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से। सेकंड ऑर्डर कहाँ पे और वो किसको एक्ट करेगा कि पिट्यूटरी को। वो पिट्यूटरी को बताएगा वहाँ से निकलता हुआ हार्मोन के भाई ये चीज़ इस तरह से है, ठीक है? पिट्यूटरी का एक हार्मोन निकलेगा, वो एक स्पेसिफिक एंड ऑर्गन पे जाके एक्ट करेगा, ठीक है? तो ये 3 ऑर्डर्स आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंड ऑर्गन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये है और अब इनके अंदर क्या इनके सबके स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं हर एंड ऑर्गन के। जिसमें एंड ऑर्गन्स में हमारे पास आ जाते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड आ जाता है, थायरॉयड ग्लैंड आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं, पैनक्रियाज आ जाता है, ठीक है? और भी बहुत सारे होते हैं बट ये मेजर हैं। उसके बाद अब हाइपोथैलेमस से कैसे होता है, अब ये बेसिकली एक्सेस बन गया है, ठीक है? अब अगर हम एड्रिनल सपोज ग्लैंड्स की बात करें, जहाँ से एक मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ये क्या ऐसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? हम उसे कहेंगे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, ठीक है? फिर अगर हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस, ये बेसिकली मैं आपको एक बहुत ब्रीफ सा वो दे रही हूँ इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम आगे बुक से भी स्टार्ट करेंगे, स्क्रीन से भी पढ़ेंगे। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी उसमें एंड ऑर्गन हमारे पास जो है थायराइड है, तो उसे हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस कहेंगे। इस तरह से हमारे एक्सेसेस वर्क करते हैं, ठीक है? अब बेसिकली हमने देखना है कि अगर ये अब हम स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास ये देखें कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे पास जिस तरह सीआरएच है, ये हमारे पास ये है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। दिस हार्मोन एक्ट्स दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है? ये पिट्यूटरी को जाके कहेगा कि आपने सिक्रीट करना है एसीटीएच, ठीक है? एसीटीएच एक्ट करेगा जाकर किस पे? एंड ऑर्गन कौन सा होगा हमारे पास? सॉरी, एसीटीएच जो है वो हमारे पास मतलब एड्रिनल्स पे मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करेगा जो कि कॉर्टिसोल है, ठीक है? इस तरह से ये वर्क करेगा एक्सेस हमारा सारा, ठीक है? अब ये बेसिकली इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये सारा एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ ये सीपी मतलब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि आपको हार्मोन देंगे कि सपोज़ हमारे पास हमें देंगे एसीटीएच कहाँ का है, फर्स्ट ऑर्डर हार्मोन है, सेकंड ऑर्डर हार्मोन है, थर्ड ऑर्डर है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ही आप उसे बताएँगे कि ये वो अब एसीटीएच पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा है, तो वी विल से कि ये एक सेकंड ऑर्डर है या ये सेकंड पाथवे में सेकंड पोज़ीशन पे आता है, इस तरह से। तो अगर अगर कोई एंड ऑर्गन से कोई चीज़ रिलीज़ थायरॉइड से टीएसएच सीक्रेट हो रहा है, वो कहेगा कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा है। ये थर्ड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो वो कहाँ से आएगा? वो थर्ड ऑर्डर है बिकॉज़ इट्स सीक्रेटिंग फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड। उससे ऊपर 2 हार्मोन्स पड़े हैं। उससे ऊपर हाइपोथैलेमस से हमारे पास टीआरएच आ रहा है, थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन।
फिर पिट्यूटरी से हमारे पास आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, और फिर एंड ऑर्गन से हमारे पास आ रहा है थायराइड या थायरॉक्सिन T4। वो तो एक आगे की बात है कि वो कैसे होता है, लेकिन थायरॉक्सिन आप कह लें उसको। तो वो जो है वो TSH सेकंड ऑर्डर में चला जाएगा। इस तरह से हमने इसको, ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हमारे हार्मोन्स इस तरह से सेग्रीगेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन जो है वो अपने और हार्मोन्स पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी आप सामने देख रहे हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। मोस्टली हार्मोन्स एंटीरियर से सिक्रीट होते हैं। सिर्फ दो हार्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। उसमें वेसोप्रेसिन या ADH आ जाता है, और उसके अलावा एक ऑक्सीटोसिन आ जाता है। अब इसमें याद करने वाली चीज़ ये है कि एक तो आपने ये याद रखना है कि डेरिवेशन बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है, बट हम यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि ओरल एक्टोडर्म से एडिनोहाइपोफाइसिस, एक तो आपको नाम इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, उस वो ओरल एक्टोडर्म से, जिसका दूसरा नाम है रेथिक्स पाउच, उससे जो है वो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये सॉरी डिराइव हो रहा है, सॉरी डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो डेरिवेशन इसकी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है। उसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो न्यूरो एक्टोडर्म से डिराइव हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्राऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से ADH is secreted from supraoptic nuclei, and oxytocin is secreted from paraventricular nuclei, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, पैरावेंट्रिकुलर से, और ADH हमारे पास कहाँ से आ रहा है, सुप्राऑप्टिक से। ये 3-4 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिपीट होते हैं, एंड वी कांट लेट गो ऑफ देम, ओके। सो और न्यूरोहाइपोफाइसिस डिराइव कहाँ से हो रही है, न्यूरोएक्टोडर्म से। एडिनोहाइपोफाइसिस कहाँ से डिराइव हो रही है हमारे पास, ओरल एक्टोडर्म से, रेथिक्स पाउच से, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसमें याद करने के लिए। अब आ जाता है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से हैं, उसमें हमारे पास FSH आ जाता है, इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। LH आ जाता है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ये आ गए, ठीक है। उसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ADH और ऑक्सीटोसिन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें पता है कि ADH हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अभी हम वन बाय वन इनको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी ये हम चार्ट सिर्फ फॉर द सेक ये देख लेंगे कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। डोपामीन हमारे पास, डोपामीन जो है बेसिकली इट्स अ प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट, वो हम आगे भी डिस्कस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, जो कि वो हमारे पास आ रहा है पिट्यूटरी से, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहा है, और ग्रोथ हार्मोन हमारे पास आ रहा है पिट्यूटरी से, ठीक है। इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अच्छा, उसके बाद TRH, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस से आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास TSH है, वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, पिट्यूटरी से आ रहा है। इस तरह से ये एक चेन ऑफ कमांड है। और फिर जो हमारे पास थायरॉक्सिन आएगी वो थायराइड से रिलीज होगी। अच्छा, उसके बाद अब लेट्स जस्ट बिगिन आवर हार्मोन्स नाउ। अच्छा, अब हमारे पास आगे ग्रोथ हार्मोन। अब जब हमने हार्मोन्स को पढ़ना है तो हमने इस चीज़ का बहुत बाकायदगी से ख्याल, 2-3 चीज़ें हैं, हर हार्मोन की एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, बट ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमने बहुत ख्याल से रखना है, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन, ठीक है। हमने ये याद रखना है कि इस हार्मोन का देखें, एक हार्मोन का एक फंक्शन नहीं होगा, हमेशा एक हार्मोन के मल्टीपल फंक्शंस होंगे, ठीक है। कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, कुछ फंक्शंस भी होंगे, वो सारा कुछ साथ-साथ चलेगा, लेकिन प्राइमरी फंक्शन कभी भी नहीं भूलना, बिकॉज़ पेपर में हमेशा पूछेंगे प्राइमरी फंक्शन। उसमें सारे फंक्शंस होंगे, उसमें फिर ये नहीं सोचना कि ये तो सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये तो सारा ये, अब ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत सारी चीज़ें करता है। अब आपने देखना है कि ये क्या-क्या करता है। ये लीनियर ग्रोथ जो है वो बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीज़ेज़ लीनियर ग्रोथ, ठीक है। एंड मसल मास, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा करता है, डायबिटोजेनिक है, यानी ये डायबिटीज़
जो है वो यानी अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इससे डायबिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है? मतलब डायबिटोजेनिक इन अ सेंस कि इट प्रमोट्स, ये फ्री ग्लूकोज़ इन द ब्लड को प्रमोट करता है, ठीक है? और ये इसके 2-3 फंक्शंस हो गए। अब इसमें इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट्स लीनियर ग्रोथ एंड मसल मास। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़ प्रमोशन ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड मसल मास, ओके? इसको हम सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं एंड इट्स सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। रियली अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो ये है कि इट इज़ रिलीज्ड इन पल्सेस, ठीक है? पल्सेटाइल रिलीज़ होता है इसका, पल्सेटाइल रिलीज़ेज़ होता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इसके अंदर। इट रिलीज़ेज़ इन पल्सेस इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन रिलीज़िंग हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़िंग हार्मोन कहाँ से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज़िंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आया, उसने आके पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि आप सिक्रीट करें सोमैटोट्रोफिन, या जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाती है, अब एक चीज़ हमने क्या याद रखनी है? प्राइमरी फंक्शन। फंक्शंस हमने सारे याद रखने हैं, बट उसमें प्राइमरी फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज़ स्टिमुलेट्स लीनियर ग्रोथ एंड मसल मास। उसके बाद आ जाता है प्राइमरी रेगुलेटरी फैक्टर, ठीक है? अब ये हमने बहुत याद रखना है कि अब इस ग्रोथ हार्मोन का प्राइमरी रेगुलेटरी फैक्टर क्या है? फ्री जो इसका मतलब इसके अंदर फ्री जो आपके ब्लड में होता है ना ग्रोथ हार्मोन, वो ये सारा काम करता है, ठीक है? अब जो ग्रोथ हार्मोन का एक सर्टेन टाइम है, ठीक है? इट इज़ इंक्रीज़ ड्यूरिंग स्लीप, हाइपोग्लिसेमिक स्टेट्स, स्ट्रेस, प्यूबर्टी, एक्सरसाइज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने स्लीप में कौन-सा हार्मोन एक्सेसिव होता है, ठीक है? ये एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है? उसमें क्या आएगा? इट्स ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्लीप या हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। ये अलग-अलग से स्टेम्स आ सकती हैं। ऐसे भी आ सकता है कि व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्लीप, उसमें आएगा ग्रोथ हार्मोन। व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, उसमें भी आएगा ग्रोथ हार्मोन। उसमें फिर हमने आगे ऑप्शंस को मज़ीद देखना है। वो जब हम एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं तब हम ज़्यादा उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि रिलेटिवली कौन-सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो वो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो फिर ही आप उसको रिलेटिव को भी कर सकेंगे रूल आउट, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, ये अब आगे हम इसको मोस्टली जब हम इसका वो करेंगे, पैथोलॉजी करेंगे, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं अभी। अब आ जाता है हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एडीएच स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज डायूरेसिस? डायूरेसिस इज के सिक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है? डायूरेसिस को आप ऐसे याद रखें कि पानी बॉडी से रिलीज हो रहा है। व्हाट इज दिस? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी ये क्या करेगा? ये वाटर को बॉडी से निकलने से रोकेगा। एंटी डायूरेसिस आप समझ लें, इसको इस तरह याद रखेंगे तो इजीली याद रहेगा। एंटी डायूरेसिस क्या है? इट क्या करेगा? एंटी डायूरेसिस यानी बॉडी वाटर को बॉडी से निकलने से रोकेगा। क्या इसका मतलब क्या है? वाटर रिटेंशन करवाएगा, ठीक है? वाटर रिटेंशन करवाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन। अच्छा, ऑब्वियसली सोर्स भी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, ठीक है? उसके बाद लेकिन ये अच्छा, अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन ये याद करने वाली चीज़ है कि जो एडीएच है वो सिक्रीट हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन स्टोर्ड एंड सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है? सिंथेसाइज्ड हाइपोथैलेमस में होता है, बट इसकी स्टोरेज एंड सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होती है, ठीक है? सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एज सच कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता। ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, बट दे आर स्टोर्ड एंड सिक्रीटेड बाय pituitary gland, okay? So supraoptic nuclei in hypothalamus में synthesize होता है ADH, और pituitary gland में आके secrete store and secrete होता है, ठीक है? वहां से ओके। अब क्या है? मैंने आपको बताया कि एंटी डायोरेटिक है, यानी डायोरेसिस को रोकता है, बॉडी वाटर को बॉडी से निकलने से ये रोकता है, ठीक है? तो क्या होगा? किस स्टेट में ये होगा? प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? वाटर रिटेंशन, ठीक है? वाटर रिटेंशन, या और जिसको हम दूसरी एक और उसमें हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी फंक्शन
सीरम ऑस्मोलैलिटी रेगुलेशन, ठीक है। सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या है कि कितने ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट बॉडी में प्रेजेंट है। उसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, यानी कंसंट्रेशन हो रही है बॉडी के फ्लूइड्स की, तो उसमें वो क्या करेगा, वो कहेगा वाटर को टू रिटेन इन द बॉडी, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये होता है हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट्स में, जब बॉडी में वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, सीरम वॉल्यूम कम हो जाता है, तो एडीएच सिक्रीट होता है, ठीक है। और ये सीरम ऑस्मोलैलिटी को कम करता है। क्या करता है, सीरम ऑस्मोलैलिटी को कम करता है, वॉल्यूम को ज़्यादा करता है। वॉल्यूम को ज़्यादा करेगा, सीरम वॉल्यूम को ज़्यादा करेगा, तो सॉल्यूट ऑब्वियसली, मतलब सॉल्यूट तो कांस्टेंट है ना अभी इस कंडीशन में, तो बॉडी से वाटर नहीं निकल रहा, बॉडी के अंदर रह रहा है, फ्लूइड के अंदर रह रहा है, ब्लड सीरम के अंदर रह रहा है, तो सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज करना है, ठीक है। सीरम ऑस्मोलैलिटी रेगुलेशन इज बेटर ऑप्शन, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि एडीएच क्या करता है, सीरम ऑस्मोलैलिटी को रेगुलेट करता है या सीरम ऑस्मोलैलिटी को डिक्रीज करता है। और वो ये भी कह सकते हैं कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी को ज़्यादा करता है। इट्स ऑब्वियसली एक चीज़ ज़्यादा होगी तो वो यूरिन ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होगी, यानी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब है, इसमें कंफ्यूज हम अक्सर हो जाते हैं। ऑस्मोलैलिटी का ज़्यादा कम होना, आपने ऑस्मोलैलिटी को कंसंट्रेशन से याद रखना है। जहाँ पे ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है कंसंट्रेटेड है, तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा और सीरम जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। कैसे कि वो वाटर को डायोलिसिस नहीं होने दे रहा, ठीक है, बॉडी के अंदर रिटेन रिटेन कर रहा। ओके, ये हो गया। अब वाया रेगुलेशन ऑफ ये, अब ये बेसिकली प्रिंसिपल सेल्स ऑफ रीनल कलेक्टिंग डक्ट, ये एक्ट कहाँ करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एडीएच एक्ट्स ऑन डिस्टल, ऑन कलेक्टिंग डक्ट, रीनल कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये हो गया, ठीक है। एडीएच लेवल इज ओके, ये हम जब हम करेंगे क्या पैथोलॉजी, तब हम डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन, अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी फंक्शन को आपने याद रखना है हार्मोन का, और हमने क्या चीज़ याद रखनी है, रेगुलेटरी फैक्टर। रेगुलेटरी फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी यानी हाइपोवोलेमिया, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन इसका ये है, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी या फिर हाइपोवोलेमिया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइपोवोलेमिक स्टेट में ही ये सिक्रीट होगा, ताकि वो बॉडी के वाटर को रिटेन करे और एक्सेस वाटर को निकलने ना दे, ठीक है। अभी तक ये हमने दो हॉर्मोन्स पढ़े हैं, इसमें से किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एनीवन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हार्मोन जो कि है प्रोलैक्टिन। ओके, एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे एडीएच का नेम से हमने किया था, प्रोलैक्टिन की भी नेम से हम इस चीज को करेंगे आगे से कि, सॉरी प्रोसीड करेंगे प्रोलैक्टिन के नेम से। प्रोलैक्टिन, लैक्टेशन, प्रोलैक्टेशन, लाइक हेल्प्स इन लैक्टेशन, तो ये बहुत इजी है। प्रोलैक्टिन लैक्टेशन हार्मोन है, तो प्राइमरी फंक्शन हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा, वो होगा लैक्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। इसके फंक्शन में स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन इसमें इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल भी है, और इनहिबिशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिंथेसिस भी है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस को भी जाके ये कहता है कि आप ना रिलीज करें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, बंद करें, ताकि हमारा आगे स्पर्मेटोजेनेसिस या ओव्यूलेशन ना हो। ये इस चीज़ का भी काम करता है। बट प्राइमरी फंक्शन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट प्राइमरी जो चीज़ है ना, जिसके लिए ये बनाया गया, अल्लाह ने जिस चीज़ के जिसके लिए इसको क्रिएट किया, वो प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन। ओके, and it's all there's also an important MCQ here. It's structurally homologous to growth hormone. It's an important MCQ. ठीक है, ये आपने हैंड्स ऑन याद करना है कि होमोलोगस टू ग्रोथ हार्मोन इसकी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, देन वी हैव, सॉरी,
ओके। सो अच्छा, अब यहाँ पे प्रोलैक्टिन का बेसिकली जो एक वो सारा समझने के लिए, हमारा फंक्शन समझने के लिए हमें डोपामीन का फंक्शन समझना ज़रूरी है। ठीक है? जो डोपामीन है ना, दैट इज़ प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट। ठीक है? ये एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका क्या कहना चाहिए, एक पॉइंट है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी रिपिटेटिव। ये बहुत आता है कि डोपामीन मतलब डोपामीन किस रिसेप्टर पे करेगा, प्रोलैक्टिन किस रिसेप्टर पे करेगा, डी1 डी2, बिकॉज़ इट्स एंटागोनिस्ट टू डोपामीन। ठीक है? एंड डोपामीन इज़ एंटागोनिस्ट टू प्रोलैक्टिन। दोनों एक दूसरे के फंक्शंस को इनहिबिट करते हैं। ठीक है? उसके बाद प्रोलैक्टिन की जो अच्छा, डोपामाइन एंटागोनिस्ट जो हैं वो ब्रोमोक्रिप्टिन भी है, कैबरगेलिन भी है। ठीक है? अब ये ऐसे भी आता है कि ब्रोमोक्रिप्टिन इनहिबिट्स व्हाट, तो वो हम कहेंगे प्रोलैक्टिन। ये याद रखना है कि डोपामाइन के दो एंटागोनिस्ट हैं, डोपामाइन के, सॉरी, डोपामाइन के दो एगोनिस्ट हैं, यानी जो उसके साथ उसके फॉर्म में काम करते हैं, जो कि हम ओरली भी देते हैं जब हमें जब हमारे किसी पेशेंट को प्रोलैक्टिनोमा डायग्नोज हुआ, तो उसे हमें डोपामाइन एक सॉरी प्रोलैक्टिन एंटागोनिस्ट देना, तो हम उसे ब्रोमोक्रिप्टिन या कैबरगोलिन देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है? ये प्रोलैक्टिनोमा के ट्रीटमेंट में डोपामीन यूज़ होता है। ठीक है? क्योंकि वो प्रोलैक्टिन का एंटागोनिस्ट है। और डोपामीन एंटागोनिस्ट यूज़ होते हैं प्रोलैक्टिन टू स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। अगर हमने जिस तरह अगर हम किसी लैक्टेटिंग मदर को इस तरह से इशू आ रहा है लैक्टेशन में, इस तरह, तो वो उसमें हम ये चीज़ें डोपामीन एंटागोनिस्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स या मेट्रोक्लोप्रामाइड आ जाता है। ठीक है? ओके। अच्छा, अब जो डोपामाइन है उसका मतलब थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन और डोपामाइन दोनों जो हैं वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट हियर इज़ अ कैच कि डोपामाइन जो है वो ज़्यादा क्रॉनिकली उसको इफ़ेक्ट करता है। यानी अगर दोनों चीज़ों में ऊपर-नीचे, अप एंड डाउन हो रहा है या गड़बड़ है, तो डोपामाइन का इफ़ेक्ट ज़्यादा काउंट करेगा। डोपामाइन ज़्यादा क्रॉनिक उसका पोटेंट समझ लें, पोटेंट रेगुलेटर ऑफ प्रोलैक्टिन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको रेगुलेटर ऑफ प्रोलैक्टिन आए अगर, उसमें टीआरएच भी लिखा हुआ है और उसमें डोपामाइन भी लिखा हुआ है, तो यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर डोपामाइन, क्योंकि वो ज़्यादा पोटेंट है। ठीक है? जब हम ये बेसिकली सीपीएसपी का एक ये है कि उसमें ऑप्शंस में सारे करेक्ट ऑप्शंस ही प्रेजेंट होते हैं, बट वी हैव टू गो फॉर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और सूटेबल और मोस्ट पोटेंट। जब आपसे पूछा जाए, वी कैन नेवर से कि ये भी तो इस तरह से नहीं। हमने ज़्यादा जो उसका मतलब प्राइमरी कह लें या पोटेंट कह लें, या सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज मतलब उसका रेगुलेटर है, या कोई भी मतलब ऑप्शंस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड है जिसका, तो या परसेंटेज जिसकी ज़्यादा है, वो ही हमने इसको टिक करना है। तो इधर यहाँ पे डोपामीन आ रहा है, जो डोपामीन इज द मोस्ट पोटेंट रेगुलेटर ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है? ओके। ओके, नाउ अब हम अभी किसी को क्वेश्चन, बीच में कोई भी क्वेश्चन है नेक्स्ट हार्मोन स्टार्ट करने से पहले, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। और कोई भी छोटा सा क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है, तो यू कैन गिव मी, आई एम हियर। ओके, नेक्स्ट इज थायराइड हार्मोन्स। ओके, सो थायराइड हार्मोन्स की क्या होगी? थायराइड हार्मोन्स का हमें पता है कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास चेन ऑफ कमांड आ रही है, हाइपोथैलेमस से हमारे पास आ रहा है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करेगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। टीआरएच आया हाइपोथैलेमस से, टीएसएच आया पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड टीएसएच से एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है? अब थायराइड ग्लैंड हमारे पास दो चीज़ें दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन, टी3, ट्राइएडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन। ठीक है? ये दो चीज़ें हमारे पास प्रोड्यूस करता है। अब हमारे ये हमने देखना है कि अब ये एक एमसीक्यू ये भी है कि एनाटॉमी वाइज थायराइड की के फॉलिकुलर सेल्स से, ठीक है,
फॉलिकुलर सेल्स से सिक्रिएट होता है T3 और T4, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये हमने याद रखना है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अब ये इसकी फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि कैसे कन्वर्जन होती है T3 की T4 में। अब मोस्टली जो अबंडेंट फॉर्म में मेजर होता है ना, वो T4 होता है, ठीक है। और ये पेरिफेरल टिश्यू, यानी पेरिफेरल टिश्यू ऑफ थायराइड ग्लैंड में T3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और दिस कन्वर्जन इज इनहिबिटेड बाय प्रोपाइल थायोयूरासिल बीटा ब्लॉकर्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। पीटीयू, जो कि हम आपको पता है कि थायराइड उसमें देते हैं, जो स्ट्रॉम होता है, ठीक है। थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो हम पीटीयू प्रोपाइल थायोयूरासिल देते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म होगा कि हमें अगर एमसीक्यू आता है कि व्हाट, हाउ डज पीटीयू वर्क्स, तो उसमें क्या चीज़ आएगी कि ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T3, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को इनहिबिट करता है, ठीक है। So this is the function of propylthiouracil, okay? And reverse T3 metabolically inactive byproduct होता है इस conversion का, okay? Functions of okay. Now अब आ जाते हैं हम इसकी फंक्शन पे, ठीक है। अब फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या है? अच्छा, फीटल ब्रेन, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पर ब्रेन मेचुरेशन है वैसे, लेकिन फीटल ब्रेन मेचुरेशन जो है वो थायराइड ग्लैंड से होती है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फीटल मेचुरेशन ऑफ इज कॉज्ड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड हार्मोन, ठीक है। उसके बाद बोन ग्रोथ, ठीक है। और अब ये यहाँ पे बहुत एमसीक्यूज, एक इम्पॉर्टेंट साइनर्जिस्टिक एक्शन विद ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1, ग्रोथ फैक्टर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन ग्रोथ एंड साइनर्जिस्टिक एक्शन विद ग्रोथ हार्मोन। टीएसएच का क्या होता है? साइनर्जिस्टिक एक्शन। साइनर्जिस्टिक एक्शन ये होता है कि मिल के काम करते हैं, यानी जब ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा होता है तो टीएसएच भी, थायराइड हार्मोन, सॉरी, टी थायरॉक्सिन भी से रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दोनों मिल के जो है वो बोन ग्रोथ करते हैं। हमने पढ़ा था ना, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? लीनियर ग्रोथ एंड मसल मास। लीनियर ग्रोथ क्या मतलब? लीनियर ग्रोथ यानी बोन ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ कैसे होगी? जब बोन ग्रो करेंगी, तो बोन ग्रोथ के अंदर साइनर्जिस्टिक एक्शन विद थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, सॉरी, ये काम करता है। थायरॉक्सिन एंड ग्रोथ हार्मोन लीनियर ग्रोथ में साइनर्जिस्टिकली काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। फिर हमें पता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, ब्लड शुगर ज़्यादा होती है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड ज़्यादा होता है, लिपोलाइसिस होता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन बेबीज, ये सारे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट होता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स इन हार्ट में इफेक्ट होता है, और ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट बीट ज़्यादा करता है और तेज़ी से ट्रैकीकार्डिया, और वो सारे इसके फीचर्स होते हैं, उस तरह काम करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा करता है, रेस्पिरेटरी रेट को ज़्यादा करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन को ज़्यादा करता है। अभी जब हम आगे इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से जस्टिफाई होगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसे हमें पता है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, क्यों होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाती है जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें पता है कि हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन क्या करती है? ये सारी चीज़ों को अप करती है। इन सब चीज़ों का फंक्शन, इन सब चीज़ों का ये मतलब इस थायरॉक्सिन का यही सब फंक्शन है, ठीक है। और जो जहाँ हाइपोथायरॉइड के पेशेंट होंगे वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट भी कम होता है, बॉडी टेम्परेचर भी कूल होता है, और उनका जो है वो वेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लिपोलिसिस नहीं हो रहा होता। इसका क्या फंक्शन है? ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। तो हाइपोथायराइड जो पेशेंट्स होंगे, उनका लिपोलिसिस ही नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे? वो वेट गेन करते रहेंगे, ठीक है। उनका वो लिपिड ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो वो ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह हाइपरथायराइड पेशेंट्स हैं तो क्या होगा कि उनका ज़्यादा ज़्यादा थायराइड, थायरॉक्सिन ज़्यादा है बॉडी में, ज़्यादा 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 लिपोलिसिस हो रहा है, तो उनका वो लीन रह जाएंगे, पतले रह जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये इस तरह से सारे इसके फंक्शंस जस्टिफाई करते हैं इनकी पैथोलॉजी में, वो हम आगे भी दोबारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, सो रेगुलेशन। अब रेगुलेशन, जैसे मैंने बताया कि इसकी प्राइमरी रेगुलेटरी फैक्टर क्या है? प्राइमरी रेगुलेटरी फैक्टर है T3 T4, ठीक है। फ्री T4 जब बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? वो TRH को जाके जो हमारा हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है उसको जाके इनहिबिट करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा कि कम आप सिक्रीट करो TRH, ताकि आगे से
कम हो, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक इस तरह से काम करेगा। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG, इट्स प्रोटीन, ठीक है, जिससे फ्री T3 T4 बाइंड करते हैं, ठीक है, और उसको इनएक्टिव कर देते हैं। यानी अगर एक T3 T4 है, थायरॉक्सिन है, वो थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से अटैच हो गया तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो बॉडी पे फंक्शन नहीं कर पाएगा, बेशक वो बाउंड। अब ये क्यों होता है? ये क्यों होता है कि जब अब थायराइड प्रोड्यूस हो गया, अब बॉडी में ज़रूरत नहीं है, अब फ़ौरन से उसको सिक्रीट तो नहीं कर सकते उसके, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो उसमें टाइम लगेगा। तो वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है वो उसके साथ अटैच हो जाता है और उसको इनएक्टिव कर देता है, उसके फंक्शन को ख़त्म कर देता है। तो ये इस तरह काम करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट MCQ बनता है कि प्रेगनेंसी के अंदर T3 T4 ज़्यादा क्यों हो जाता है। बेसिकली फिजियोलॉजिकली T4 T3 ज़्यादा नहीं होता प्रेगनेंसी के अंदर, लेकिन TBG, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो T3 T4 भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक MCQ है, वो एक फॉल्स इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन इन प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाता है तो टोटल T3 T4 भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके। और स्टेरॉइड यूज में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो T3 T4 भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। Dr. Gania, is your audio working? Sorry, Dr. Gania, you can reshare. I ओके। think आपका वो स्क्रीन जो है ना वो अनशेयर हो गया। हाँ जी, वो आई थिंक मेरे ना बंद हो गई थी मेरी तरफ से, मैं दोबारा कर रही हूँ। मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई थिंक मेरा फ़ोन थोड़ा पता नहीं क्या हैंग हो रहा है या क्या सीन हो रहा है, 1 मिनट।
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन पे थे हम, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। इसमें अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। हैंग हो रहा है पर। ओके, सो नाउ कमिंग टू पैराथायराइड हार्मोन। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन जो है ये चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड से सिक्रीट होता है, ठीक है। चीफ सेल्स ऑफ सिक्रीशन इसके कहाँ से होते हैं? चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड, सॉरी, पैराथायराइड ग्लैंड, चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन इज पीटीएच, शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है? अब देन अगेन वी हैव टू डिस्कस प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन ब्लड। वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन ये है टू इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है। उसके अलावा वैसे अब फ्री कैल्शियम इन ब्लड कैसे सिक्रीट होगा, वो ये है कि अब देखें, जो कैल्शियम है वो गट से भी अब्जॉर्ब हो रहा है, वो किडनीज यानी नेफ्रॉन से भी अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और तीसरा कैल्शियम सोर्स होता है बोन रिजॉर्प्शन। हमारी कैल्शियम हमारी बोन्स में से भी ब्लड जो है वो कैल्शियम होम्योस्टेसिस हो रहा होता है। वो अगर कैल्शियम एक्सेसिव अमाउंट में बोन्स में भी चला जाएगा तो बोन्स हार्ड हो जाएंगी, ठीक है, और वो ऑस्टियोपोरोसिस और वो चीज़ें हो जाती हैं। तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस के अंदर बेसिकली जो हार्मोन हमारा जो हमारा काम है वो कौन करता है? वो करता है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। और इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन जीआई सिस्टम, इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन रिजॉर्प्शन। बट देयर इज अ कैच। कैल्शियम तो ये हर जगह से ज़्यादा करता है, ठीक है। बोन से भी ये लेकर आएगा, ठीक है, जीआई सिस्टम से भी लेकर आएगा, लेकिन बोन और जीआई सिस्टम से फॉस्फेट भी आ रहा है, ठीक है, कैल्शियम के साथ साथ। बट जब हमारा नेफ्रॉन में जा रहे हैं हम, ठीक है, नेफ्रॉन में जब पीटीएच एक्ट करता है पैराथायराइड हार्मोन, तो क्या करता है कि कैल्शियम को तो वो ले आता है, लेकिन फॉस्फेट को वो फॉस्फेट हार्मोन को फॉस्फेट आयन को वो रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता और वो एक्सक्रीट करता है। सो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन कि फॉस्फेट को क्या करे, ज़्यादा करे कम करे। बट ये हमने ये देखना है कि ओवरऑल नेट इफेक्ट बॉडी में ज़रूरत के हिसाब से वो उसको रेगुलेट कर रहा है। वी कैन यूज द वर्ड रेगुलेट, क्योंकि गट और बोन से फॉस्फेट आ रहा है कैल्शियम के साथ। कैल्शियम तो हर जगह से आ रहा है, बट फॉस्फेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, सॉरी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन से ये फॉस्फेट एक्सक्रीट हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, यूरिन में जा रहा है। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन ये डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से नहीं होने देता, और गट और बोन से ये फॉस्फेट भी लेकर आ रहा है। तो ये एक थोड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो कि कंफ्यूज नहीं होना, और ये चीज़ ये आपने यहाँ पे क्लियर रखना है। एक और इसका फंक्शन है जिसमें है 1 to 5 यानी डाईहाइड्रोक्सी कॉलिकैल्सिफेरॉल प्रोडक्शन में ये ज़्यादा करता है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि विटामिन डी एक्टिविटी पे इसका क्या रोल है। जो हमारे पास यहाँ से पीटीएच आ रहा है सर्कुलेशन के अंदर, वो हमारे पास क्या कर रहा है? अब विटामिन डी थ्री की ना दो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, एक एक्टिव फॉर्म होती है, एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। बेसिकली 25 हाइड्रोक्सी कॉलिकैल्सिफेरॉल यानी 25 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, और पीटीएच जो है वो उसको एक्टिवेट करता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज के थ्रू, और 1 to 5 डाईहाइड्रोक्सी कॉलिकैल्सिफेरॉल बनाता है, जो कि एक्टिव विटामिन डी थ्री है, जो कि अ, हमारे पास बोन रिजॉर्प्शन भी कराता है कैल्शियम की, और इंटेस्टाइन से भी कराता है। बेसिकली डायरेक्टली जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा है, जहाँ पे फॉस्फोरस को वो बाहर निकाल रहा है, फॉस्फेट को बाहर निकाल रहा है, और कैल्शियम को वो बॉडी में लेकर आ रहा है, रीअब्जॉर्ब करा रहा है।
यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोन और इंटेस्टाइन है वहां पर जो हमारे पास है वो विटामिन डी 3 के थ्रू एक्ट कर रहा है, ठीक है। और वो विटामिन डी 3 की को एक्टिवेट करता है पहले, ठीक है, इनएक्टिव से एक्टिवेट करता है, फिर उसके बाद बोन से और गट से उसको रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और जिसके जो इन रिजल्ट कैल्शियम भी ज्यादा रहता है और फॉस्फेट भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो और 1 to 5 डाइहाइड्रोक्सी कैलिकोल्सिफेरॉल में से कौन सा है जो हम लेबोरेटरी टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। अब हम जब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मेरे अपने पेपर में ये आ चुका हुआ है कि कौन सा जो है वो लैब टेस्टिंग में हम कौन सा विटामिन टेस्ट करेंगे, तो वो 25 यानी 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल होता है, यानी जो इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि वो ही बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हम टेस्ट करते हैं, 1 to 5 को हम टेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस में आपको मैंने बता दिया, मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कैल्सिटोनिन की तरफ। कैल्सिटोनिन कहाँ से, अब वो कहाँ से सिक्रीट होता है? चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन। और कैल्सिटोनिन भी पैराथायरॉयड हार्मोन ही सिक्रीट, पैराथायरॉयड ग्लैंड ही सिक्रीट कर रहा है, लेकिन वो पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, सॉरी पैराथायरॉयड नहीं, थायरॉयड ग्लैंड, पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कैल्सिटोनिन। फंक्शन, बोन रिजॉर्प्शन कम करता है, उल्टा फंक्शन है, ठीक है। बोन रिजॉर्प्शन को कम करता है, रेगुलेशन में इंक्रीज सीरम कैल्शियम, इंक्रीज कैल्सिटोनिन सिक्रीशन होती है, ठीक है। और ये मतलब ये इट्स मेड फॉर कि ये ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन्स में लेके जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसकी, ठीक है। पैराथायरॉयड हमने पढ़ा था कि वो बोन से ब्लड में लेके आ रहा था, और बहुत और जगहों से भी ब्लड में लेके आता है कैल्शियम को। ये ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा होता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। और यही इसका फंक्शन है। Calcitonin tones down calcium levels and keeps it in the bones. Keeps in Calcitonin keeps calcium in bones. Calcitonin keeps calcium in bones. Calcitonin keeps calcium in bones. ये इसका बहुत छोटा सा स्मॉल सा फंक्शन है। ओके ना, अच्छा, ग्लूकागॉन और इंसुलिन को हम इसमें चैप्टर में डिस्कस नहीं करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंसिव है पैंक्रियाटिक जो एंडोक्राइन सिस्टम है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक लेंथी हो जाएगा, ये इसमें हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो हम ग्लूकागॉन और इंसुलिन को हम इसमें नहीं कर रहे, ये एक अलग से, क्योंकि इंसुलिन एक अलग से टॉपिक है जिसको हमें अलग से डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एड्रीनल, हमारे एड्रीनल ग्लैंड की तरफ। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हमारे पास दो तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एड्रीनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास कॉर्टिसोल आ जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसमें हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा, कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। इससे आगे फर्दर हमारे पास हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसमें हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और रेटिकुलरिस से एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं। एंड्रोजन जो है हमारे पास, हमें पता है, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जो एड्रिनल एंड्रोजेंस हम कहते हैं। बाकी जो ये हैं, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ठीक है। एंड्रोजेंस हम रिप्रोडक्टिव उसमें डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, वो हम जो इसमें एल्डोस्टेरोन हो जाता है, वो हम रीनल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉर्टिसोल। हाँ, कॉर्टिसोल। अब सिक्रीशन का सोर्स हमें पता चल गया कि एड्रिनल जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है, ठीक है। सोर्स है इसका जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। मिडल लेयर्स है, ठीक है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज एपिटाइट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। बेसिकली कॉर्टिसोल इज स्टीरॉयड हार्मोन,
ठीक है, जो कि हमें पता है कि हम स्टेरॉइड्स जो हमारा होते हैं, जो हम ओरली भी लेते हैं, एक्सोजेनस भी हम डिजीजेस में देते हैं, वो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स में एपेटाइट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एक मोस्ट आस्क्ड इसका जो फंक्शन है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ब्लड में ही रहने देता है, फ्री ग्लूकोज को ज्यादा करता है ब्लड के अंदर, ठीक है। एंड इट डजंट अलाउ द ग्लूकोज टू टर्न इनटू ग्लाइकोजन एंड अदर फॉर्म्स एंड अदर स्टोरेज फॉर्म्स, ठीक है। तो इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देता है ये, और डायबिटोजेनिक हार्मोन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फंक्शन है, ठीक है। और डिक्रीज फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी, पुअर वूंड हीलिंग, कोलेजन सिंथेसिस, इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा कर देता है, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर देता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ज़्यादा कर देता है, ठीक है। लिपोलिसिस को भी ज़्यादा कर देता है, प्रोटीलिसिस को भी ज़्यादा कर देता है। अब लिपोलिसिस भी होगा, प्रोटीलिसिस भी होगा, तो क्या होगा, ग्लूकोज बॉडी ब्लड में ज़्यादा होगा। हर तरह से क्या करता है कि ब्लड में ग्लूकोज भर देता है बस। तो जिसकी वजह से ये एक डायबिटोजेनिक हार्मोन है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो यही है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देता है और डायबिटोजेनिक है, और ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, डायबिटिक हो जाता है पेशेंट। जो डायबिटिक नहीं भी होता उसमें उसमें भी मतलब इंसुलिन की कमी तो नहीं होती, बट इसकी ज़्यादा होने की वजह से वो डायबिटीज़ में चला जाता है पेशेंट, और बोन फॉर्मेशन को कम करता है, डिक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है। रेगुलेशन जो है वो हमारे पास कॉर्टिसोल, एक्सेस कॉर्टिसोल होगा, वो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस में हमने शुरू में डिस्कस किया था, उसमें सिक्रीट हो रहा है, उसमें से वो उसको जाके वो इनहिबिट कर देगा, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्री कॉर्टिसोल जो है वो क्या कर रहा है, जाके हाइपोथैलेमस में क्या कह रहा है कि सीआरएच को कम रिलीज किया जाए, ठीक है। जिससे वो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी भी कम रिलीज होगा, एसीटीएच कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से फिर कॉर्टिसोल भी कम रिलीज, डाउन स्ट्रीम कॉर्टिकल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये दो हार्मोन्स, इनमें से एपेटाइट रेगुलेशन के अंदर ग्रेलिन और लेप्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेलिन जो है वो स्टिमुलेट्स हंगर, ठीक है, और ग्रेलिन इसके अंदर अगर म्यूटेशन होगी तो पेशेंट जो है वो ये हंगर सेंटर है, बेसिकली स्टिमुलेट्स हंगर। अगर इसकी म्यूटेशन होगी तो पेशेंट लीन हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। एंड इट्स एक्ट्स ऑन लेटरल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस। ये जब हम लोग न्यूरोलॉजी करेंगे, सीएनएस करेंगे, तो उसमें हमें होगा, पता चलेगा कि लेटरल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस के ऊपर ये एक्ट करता है ग्रेलिन, ठीक है, स्टिमुलेट्स हंगर, ठीक है। और अगर नहीं हो रही स्टिमुलेट हंगर, क्या होगा, बंदा लीन हो जाएगा अगर म्यूटेशन आ जाती है। लेप्टिन जो है वो स्टैटी सेंटर है, जिसका लेप्टिन हिल जाएगा, जिसका लेप्टिन में प्रॉब्लम आ जाएगी, म्यूटेशन आ जाएगी, वो उसका क्या होगा कि वो ओबीस हो जाएगा। बस इसमें यही दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। लेप्टिन कीप्स यू थिन, लेप्टिन में प्रॉब्लम होगी तो बंदा ओबीस हो जाएगा, एंड ग्रेलिन मेक्स यू फैट, अगर ग्रेलिन में म्यूटेशन होगी तो बंदा लीन हो जाएगा। बस इसमें यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये सिग्नलिंग पाथवे ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स है, ये आपने ये इट इज़ टू बी रिमेम्बर्ड कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक टू रिमेम्बर, और इट्स जस्ट टू मेमोराइज बाय हार्ट कि कौन से हार्मोन कौन सा सिग्नलिंग पाथवे यूज करता है। ये बहुत 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 रिपीट, मोस्ट लाइक हर पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, एक से दो भी आ जाते हैं बाजू का, तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एंडोक्राइन पैथोलॉजी। ओके, सो ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजियोलॉजी ऑफ हॉर्मोन्स? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो अब ये सिंड्रोम ऑफ फर्स्टली हमारे पास आ रहा है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। अब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन जो है उसके अंदर इट्स आल्सो नोन एज एस आई ए डी एच, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आप देखें कि ये आप टेबल देखें कि इसमें क्या हो रहा है।
अब एडीएच कहाँ से सिक्रीट होता है? एडीएच सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब सिक्रीट नहीं होता, स्टोर होता है, ठीक है? हाइपोथैलेमस में ही सिक्रीट होता है, सॉरी सिंथेसाइज होता है, और सिक्रीट होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब एडीएच ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके कुछ सेंट्रल कॉजेज होते हैं, ठीक है? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन के कुछ सेंट्रल कॉजेज होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है हेड ट्रॉमा। यहाँ पे आप देख लें, हेड ट्रॉमा, सीएनएस डिसऑर्डर्स, एक्टोपिक एडीएच, बाहर से कोई एडीएच आ रहा है, यानी स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर भी एडीएच ज़्यादा हो जाता है, जैसे एक्टोपिक सिंड्रोम है। एक्सोजीनस हार्मोन्स कोई बाहर से एडीएच ले रहा है, ओरली ले रहा है, उसमें भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? लंग डिजीज और ड्रग्स कुछ होते हैं जिसमें एडीएच ज़्यादा हो जाता है। बट एडीएच ज़्यादा होने के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है? अब एडीएच क्या करता है? हमारे पास सीरम ऑस्मोलैलिटी को कम करता है, ठीक है? और यूरिन ऑस्मोलैलिटी को ज़्यादा करता है, यानी सीरम को डाइल्यूट करता है और यूरिन को कंसंट्रेट करता है। अब जब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सीरम जो सोडियम होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीरम तो डाइल्यूट हो रहा है। तो सीरम हमारे पास डाइल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से सीरम ऑस्मोलैलिटी कम तो हो रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि सोडियम ही कम हो जाएगा, सोडियम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसका बॉडी रिस्पॉन्स है कि इसमें वाटर रिटेंशन हो जाती है और सोडियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और सीरम ऑस्मोलैलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सोडियम कम हो जाएगा, सीरम ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी, और यूरिन ऑस्मोलैलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यूरिन हमारा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये इसका एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन है, ठीक है? यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है? उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्स टू वाटर रिटेंशन। अब इसके बाद बॉडी बॉडी का आगे रिस्पॉन्स होता है, ये एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है, एएनपी एंड बीएनपी, एट्रियल न्यूक्लियोटिक फैक्टर, प्रोटीन एंड ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं। ये अब बेसिकली जो ये वाला हमारा टॉपिक है, इसको डिटेल से हम बिकॉज़ ये हार्मोन्स हैं, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव जो इनके सिस्टम्स हैं उसमें ज़्यादा डिटेल से इसकी जो है वो डिस्कशन होगी। ओके, नेक्स्ट हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब पिट्यूटरी हार्मोन तो हमारा एक सेंटर है जिसमें हमारे सारे मोस्टली सारे हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी से ही रिलीज हो रहे हैं। तो उसके अंदर जब हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगा तो मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल हार्मोन्स कम हो जाएंगे, उनकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो शी हैंड सिंड्रोम है। एक इसमें आता है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, वो लेबर के दौरान उसका लेबर कॉम्प्लिकेटेड लेबर थी, उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स सारे आ जाते हैं, इन्फार्क्ट्स आ जाते हैं पिट्यूटरी के अंदर, तो वो क्या है? वो शी हैंड सिंड्रोम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर हमारे पास फेलियर टू लैक्टेट, एमेनोरिया, कोल्ड इंटॉलरेंस क्योंकि थायराइड हार्मोन खराब हो रहा है, इम्यूनोरिया क्योंकि एलएच एफएसएच खराब हो रहा है, फेलियर टू लैक्टेट क्योंकि प्रोलैक्टिन सिक्रीट नहीं हो रहा, सस्पेक्टेबिलिटी टू हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को की स्कारिंग हो जाती है और उसको ब्लड सही तरह से मिलता नहीं है, ठीक है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइपोपिट्यूटरिज्म में शी हैंड सिंड्रोम ही है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेटिव है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारे के सारे हार्मोन्स को हम रिप्लेस कर देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी ओरली देंगे, थायरॉक्सिन भी, स्टीरॉइड्स भी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी, सब कुछ हम ओरली देंगे पेशेंट को, ताकि वो मतलब उसकी लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए। उसके बाद अब आ जाता है हमारे पास एक्रोमेगली। एक्रोमेगली, एज वी ऑल नो, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स है। अब एक्रोमेगली और जाइजेंटिज्म में क्या फ़र्क होता है कि एक्रोमेगली इज़ ओनली द जो हमारे जो पेशेंट के हाथ और पाँव हैं वो नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ये बेसिकली जब आपका एडल्टहुड के अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाता है, या एडल्टहुड के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये एक्रोमेगेली होती है, एंड इट्स मोस्ट टिपिकली कॉज्ड बाय पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है? और इसके फीचर्स क्या हैं? लार्ज टंग है, डीप फरो, फ्रंटल बॉसिंग, जॉ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? एक्सट्रीमिटीज, हाथ बहुत बड़े हो जाएंगे, पाँव बहुत बड़े हो जाएंगे, वॉइस डीप हो जाएगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाएगा, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाए, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से वॉइस डीप हो जाएगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ठीक है? तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। और
ग्रोथ हार्मोन अगर इसी तरह अगर हम ये बात करें कि ग्रोथ हार्मोन अगर चिल्ड्रन में ज़्यादा हो गया है, ठीक है, दो दो डिफरेंट कंडीशंस है। अगर बच्चों में ज़्यादा हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन तो जजेंटिज्म होगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो बच्चा पूरा का पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब उसके लीनियर ग्रोथ, अब एक एडल्ट की लीनियर ग्रोथ हो चुकी है, उसकी एपिफाइसल प्लेट्स क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है, जो बोन के दरमियान में प्लेट्स होती हैं जिससे ग्रोथ होती है वो क्लोज हो चुकी हैं, तो वो लीनियर ग्रोथ तो उसकी नहीं हो सकती। हाँ, जहाँ जहाँ गुंजाइश है मैस बढ़ सकता है, मसल मैस बढ़ सकता है, और जो जो बोन्स क्लोज नहीं हुई वो बढ़ जाएंगी, इसलिए एडल्ट्स में एक्रोमेगेली होगी। लेकिन चिल्ड्रन में जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जायजेंटिज्म हो जाएगा, लीनियर बोन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एपिफाइसल प्लेट्स बड़ी नहीं हुई हैं, ठीक है, सॉरी क्लोज नहीं हुई हैं, तो वो बड़ी होती जाएंगी, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलस करेगा, लीनियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हमारा डायग्नोसिस जो है वो हम इंक्रीज सीरम आईजीएफ ग्रोथ, इंक्रीज सीरम ग्रोथ फैक्टर 1 एंड फेलियर टू सप्रेस सीरम ग्रोथ हार्मोन, इसका हमारा जो लैब हम टेस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो इंक्रीज सीरम IGF-1 है। एक्रोमेगेली का डायग्नोस्टिक फैक्टर है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, IGF-1 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं कि पिछला और अगला वो मतलब बिफोर और आफ्टर की उन्होंने दी हुई है। एक तो वो उसमें फ्रंटल बॉसिंग हो गई है, नोज बड़ा हो गया, माथा फोरहेड बड़ा हो गया, जॉ बड़ा हो गया, ठीक है, एक्रोमेगेली के अंदर, इट्स एक्रोमेगेली, ठीक है। ट्रीटमेंट में पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन, ठीक है, सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे, पिट्यूटरी एडिनोमा है तो उसको हम सर्जिकली रिसेक्ट कर देंगे। इफ नॉट क्योर्ड तो स्टोमेटोस्टेटिन यानी सोमेटोट्रोफिन है ना, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन क्या सोमेटोट्रोपिन, तो सोमेटोट्रोफिन की एंटागोनिस्ट क्या है, सोमेटोस्टेटिन, तो हम सोमेटोस्टेटिन देंगे, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग या सोमेटोस्टेटिन देंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एगोनिस्ट और डोपामिन एगोनिस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोथायरॉयड वर्सेस हाइपरथायरॉयड। अब हमने पहले भी लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की है कि हाइपोथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड के क्या फंक्शन होते हैं। हमने एज वी रेड कि थायराइड हार्मोन क्या क्या चीज़ें, मेटाबॉलिज्म, हाइपोथायरॉयड में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, कोल्ड बॉडी हो जाएगी, स्वेटिंग कम हो जाएगी, कोल्ड बॉडी हो जाएगी, वेट गेन होगा, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, ठीक है। और चूंकि बेसल बीएमआर कम, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, पेशेंट से सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको आपका पेशेंट आके कहता है कि मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे कि इसको हाइपोथायरॉयड है ये। और अगर वो कह रहा है कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो आप क्या कहेंगे, ये हाइपरथायरॉयड है। वो लीन है और नींद नहीं आती, लैक ऑफ स्लीप है, तो वो हाइपोथायरॉयड है, ठीक, ठीक है, सॉरी हाइपरथायरॉयड है, ठीक है। सो ये इनमें फर्क है। उसके बाद स्किन हेयर है, ड्राई कूल स्किन है, ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, ब्रिटल स्किन हो जाएगी, एलोपेशिया हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा हाइपोथायरॉयड में, और वार्म मॉइस्ट कामी स्किन होगी, ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है हाइपरथायरॉयड, ठीक है। ऑक्यूलर चेंजेस में हमें पता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, ठीक है, ऑफ्थेल्मोपैथी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेप्थेल्मोस हो जाता है, ठीक है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में पेरी ऑर्बिटल एडीमा हो जाएगा। पेरी ऑर्बिटल एडीमा में क्या होगा, आंख अंदर चली जाएगी और आंख का बाहर का हिस्सा उभर के आ जाएगा, बट उस हाइपर में अलग होता है। हाइपर में जो है हाइपरथायरॉयडिज्म में एग्जॉफ्थेल्मोस हो जाएगा, उभरी हुई आंखें, बाहर को निकली हुई आंखें होंगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर जो है ये है पेरीऑर्बिटल एडिमा, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में होगा। लेकिन ग्रेव्स डिजीज में हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जो है वो एग्जॉफ्थेल्मोस हो जाएगा, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ आईज हो जाएंगी, बाहर को निकल आती हैं आंखें। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में चूंकि जीआई मोटिलिटी कम हो रही है तो हाइपो में कॉन्स्टिपेशन होगी, और हाइपर के अंदर जीआई मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज एपेटाइट होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, जितनी भूख लगेगी पेशेंट लेकिन लीन भी उतना ही होगा, इस तरह से होगा। मस्कुलर स्केलेटल में डॉक्टर मायोपैथी। गानिया, जी। 3 to 4 minutes है, उसमें आप लेक्चर रैप अप कर लें, जितना भी हो जाए 9:45 पे एंड करना ओके, तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी आएंगे, कि अब वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है हाइपरथायरॉयड में, और हाइपोथायरॉयड में हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, और इसी तरह से सारे कार्डियोवास्कुलर चेंजेस भी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद है
ये थायराइड की सारी आगे डिटेल है, तो हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो हम इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब जो एक हमारे पास लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जितना हमारे पास टाइम है, हम कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज का डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। अब बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम जो है, दैट इज, अब बेसिकली कॉर्टिसोल तो दोनों में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज का, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कॉर्टिसोल के अंदर, ये कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉर्टिसोल ज्यादा हो रहा है कुशिंग सिंड्रोम में भी और कुशिंग डिजीज के अंदर भी। अब इसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज की डिफरेंशिएशन। और वो कैसे होती है? कुशिंग डिजीज जो होती है उसमें एसीटीएच भी ज़्यादा होगा, कॉर्टिसोल भी ज़्यादा होगा। वाइल इन कुशिंग सिंड्रोम एसीटीएच ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा। अब कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स कोई बंदा लेगा, ठीक है, उसका एसीटीएच तो सही पड़ा है, उसकी बॉडी सारे फंक्शन सही है, बट उसका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो हम उसे कुशिंग सिंड्रोम कहेंगे, इस बंदे को कुशिंग सिंड्रोम है। बट डिजीज क्या है? सिंड्रोम का मतलब है कि सिंड्रोम इज मोमेंटरीली, एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स ले रहा है, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा है, तो कुशिंग सिंड्रोम होगा, ठीक है। लेकिन कुशिंग डिजीज डिजीज हो गई है। डिजीज किस चीज़ की है? कि जब एसीटीएच में भी प्रॉब्लम आ गई, जब एसीटीएच भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो होगी कुशिंग डिजीज, ठीक है। उसमें वो कैसे होगा कि उसके अंदर हमारे पास एसीटीएच का कोई प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास आ जाता है पिट्यूटरी एडिनोमा आ जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा होगा तो हमारे पास एसीटीएच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर फिर क्या होगा, एसीटीएच भी ज़्यादा होगा, वो कॉर्टिसोल को ज़्यादा करेगा, कॉर्टिसोल भी ज़्यादा हो जाएगा, तो दिस इज रिगार्डेड एज कुशिंग डिजीज, ठीक है। और कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स क्या हैं? ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स हैं, फाइंडिंग्स हमारे पास क्या होगा, मून फेसिस, ठीक है, बफेलो हम्प मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटोजेनिक हार्मोन है, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, ओबेसिटी वगैरह, मून फेसिस, ठीक है, बफेलो हम्प, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारा कुछ होगा, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन चेंजेस, ये सारा कुछ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और इसके स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे पास फ्री कॉर्टिसोल है, और 24 फ्री कॉर्टिसोल एंड 24 आवर यूरिन एनालिसिस। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यू, के आता है कि कुशिंग डिजीज की, कुशिंग सिंड्रोम की हमारे पास क्या डायग्नोस्टिक फीचर होता है, तो वो अगर इंक्रीज फ्री कॉर्टिसोल एंड 24 आवर यूरिन एनालिसिस, ठीक है। सो ये है, और उसके बाद अगर हमने कंफर्मेटरी टेस्ट करना, तो वो होगा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है, हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मून फेसेस है, बफलो हम्प है, उसके अलावा ये एब्डोमिनल स्ट्राई हैं, एब्डोमेन के ऊपर पर्पल पिंक स्ट्राई हो जाता है, जिस जो जो कि इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं कुशिंग सिंड्रोम के। ठीक है डॉक्टर गानिया, यू डन? हाँ जी, आई एम डन। ठीक है ठीक है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर हम इसकी बस वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।